अरे बहू, अपनी नंद के लिए चाय बना ले। कविता जी अपनी बहू राधिका को चाय बनाने के लिए भेजकर अपनी बेटी सीमा से बोली, चल वो तो गई रसोई में, अब तू बता अचानक कैसे आई। सीमा ने रसोई की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी कहीं भाभी के कानों में ना पड़ जाए, चलो कमरों में चलकर बात करते हैं। फिर तो कविता जी भी तुरंत कही, हाँ चल, क्या पता उसके कान यहीं लग रहे हों। कविता जी ने राधिका को कहा, बहू चाय कमरे में लेकर आना, और सीमा के साथ कमरे में जाकर बोली, अब तो बता क्या बात है। सीमा ने कमरे में जाते ही कहा, अरे मम्मी, मेरी नंद राखी के लिए आई हुई है, तो मेरी सासू माँ ने उसके लिए अपने कमरे में एसी लगवा लिया। दोनों माँ बेटी बैठकर ठंडा हवा खाती हैं और मैं रसोई की गर्मी में सड़ती हूँ। मम्मी मुझे भी तो ज़रूरत है ना एसी की। रक्षाबंधन आ रहा है तो भैया से कहो कि इस बार मुझे गिफ्ट में एसी चाहिए। मैं अब बिना एसी के घर वापस नहीं जाऊंगी। सीमा की बात पूरी हुई तो कविता जी बोली, यह तो गलत बात है। अरे जब तेरी सास अपने कमरे में एसी लगवा सकती है तो फिर तेरे कमरे में क्यों नहीं। ये तो सरासर बहू बेटी में फ़र्क हुआ। वह तो कह रही थी मैं आपकी बेटी को बहू बनाकर ले जा रही हूँ। सीमा ने मुंह बनाते हुए कहा, वही तो मम्मी, शादी के पहले तो ससुराल वाले मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन बाद में उनका कुछ और ही रंग दिखाई देता है। मैं ही जानती हूँ कि कितनी परेशान हूँ। मेरी सासू माँ तो कह रही थी राखे वाली दिन ही जाना, लेकिन मैंने तो आपके दामाद से कह दिया, जब आपकी बहन इतने दिन पहले आ सकती है तो मैं भी अपने मायके कुछ दिन पहले ही जाऊंगी। मम्मी आपको पता नहीं, माँ रानी जब देखो आराम से बैठी रहती है और सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। भला मैं इनकी बहन की नौकर क्यों बनूं। जिस समय दोनों माँ बेटी यह सारी बातें कर रही थी तब राधिका रसोई में सोच रही थी, नंद रानी बैग तो बड़ा सा लेकर आई है, जाने कितने दिन रहेगी। लगता है राखी पर ही वापस जाएगी। इतने में चाय नाश्ता लेकर वह सासू माँ के कमरे में पहुँच गई तो उसको देखते ही दोनों ने चुप्पी साध ली। जैसे ही राधिका ने चाय की ट्रे रखी तो सीमा बोली, अरे भाभी, मैंने बाज़ार की नमकीन खाना बंद कर दिया है। मेरे लिए तो देसी घी में मखाने भून कर ला दो, और हाँ थोड़े से काजू भी भून देना। यह सुनकर राधिका एक पल को खड़ी रह गई तो कविता जी बोली, अरे सुना नहीं क्या तूने, जा जल्दी से काजू और मखाने भून कर ला। नंद का ख्याल रखोगी तो तुम्हारे घर भी भरा रहेगा, मेवा मिलेगा मेवा। यह सुन के तो राधिका का दिल तिलमिलाने लगा और वह रसोई में जाकर बड़बड़ाने लगी, सासू माँ तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि अगर मेवा मिलेगा तो मेरे हिस्से में आएगा। अरे मेवे पर भी तो इस नंद की नज़र रहती है, पता नहीं क्या लूटने का इरादा है इस बार इसका। मेरी गुड़िया पैदा हुई तो मुझे काजू मखाने नहीं खाने दिए, कह दिए कि मोटी हो जाओगी, लेकिन बेटी के लिए तो इनका सब हाजिर है। बेटी के खाने से बरकत होने लगती है और बहू के खाने से इनका घर लुट जाता है। थोड़ी ही देर में राधिका जब मखाने और काजू भूनकर सासू माँ के कमरे में ले गई तो बाहर से ही सुनाई दिया, मम्मी भाभी का मुंह बन गया था ना। तो कविता जी ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, अरे बनने दे, वो कोई मालकिन थोड़ी है इस घर की। तेरे जो जी में आए उसे बोल दिया कर, मैं देखती हूँ कैसे मुंह बनता है उसका। और हाँ, ससुराल में भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर तो राधिका के कदम वहीं जम गए। अच्छा, यह तो सासू माँ भाभी पर अत्याचार करना सिखा रही है और वह ससुराल में तो न बर्दाश्त करने की सीख भी दे रही हैं। मतलब हर तरफ हिटलर इनकी बेटी ही रहे। जब यह अपनी नंद को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं भी क्यों करूं। बहुत हो गया इसका ड्रामा। जब भी आती है राजीव का इतना खर्चा करवा कर जाती है, इस बार देखती हूँ कैसे करती है। मन में ऐसा सोचकर उसने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाई और अंदर चली गई।
तो कविता जी ने उसको देखते ही कहा, बहू, रात को सीमा की पसंद का ही खाना बनेगा। और हाँ, डाइनिंग रूम से इसका सूटकेस और बैग लाकर यहाँ रख दो मेरे कमरे में, इसका बिस्तर भी लगा दो। फिर तो राधिका समझ गई कि उसने जो सोचा था वही सही था, या तो राखी से पहले बिल्कुल नहीं जाएगी। उसने खामोशी से आदेश सुना और जैसे ही जाने के लिए पलटी तो पीछे से सीमा ने कहा, भाभी, यह मम्मी के कमरे की क्या हालत बना रखी है आपने। अब मैं यहाँ रहने वाली हूँ, मुझे तो सफाई से रहना पसंद है। सीमा की कड़वी बात सुनकर राधिका का जी जल गया, लेकिन उसके बोलने से पहले कविता जी बोली, जब देखो कमरे में अपनी बेटी को लेकर बैठी रहती है। जब से वह पैदा हुई है किसी काम पर ध्यान नहीं देती। यह सुनकर तो राधिका रह नहीं पाई और उसने टपाक से कहा, मम्मी जी, मैं नहीं करती तो कौन करता है काम, और बच्चा संभालना भी तो आसान काम नहीं होता। वह रोती है तो कोई देखता भी नहीं, मुझे तो घर और बच्चा दोनों एक साथ संभालने पड़ते हैं। राधिका ने पहली बार इस तरह जवाब दिया था तो सीमा झट से बोली, क्या बात है भाभी, आपके मुंह में ज़बान भी है, मेरे ही सामने मेरी मम्मी को ऐसा जवाब दे रही हो। सीमा की बात नहीं राधिका के गुस्से को और भी हवा दे दी तो राधिका सख्त आवाज़ में बोली, मुंह में ज़बान तो शुरू से थी, बस चलाना नहीं आता था। मम्मी जी जिस तरह हर दिन नया ताना देती हैं तो अब मेरी ज़बान भी चलने पर मजबूर हो रही है। ज़रा पूछिए अपनी मम्मी से, चाय बन रही है तो एक पल का सब्र नहीं होता। उधर आपका भाई प्रेस के कपड़े मांगता है तो उधर मेरी बेटी रोने लगती है, जिसे कोई उठाता तक नहीं। कितनी बार उसे गोद में लेकर खाना बनाना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो दोनों में से किसी के नखरे कम हो जाए। राधिका का इस तरह भड़क जाएगी या दोनों ने सोचा ही नहीं था। कविता जी राधिका को गुस्से से देख रही थी, लेकिन सीमा ने फिर कमाल संभालते हुए कहा, देखो भाभी, काम तो काम होता है, मेरे ससुराल में भी बहुत काम है, मगर मैं काम को चुटकियों में कर लेती हूँ, क्योंकि मैं काम को बोझ नहीं समझती। इसका मतलब तो यह है कि अब मैं आपसे कुछ भी कहूँगी तो आपको वह बोझ ही लगेगा। सीमा ने ऐसा ताना दिया तो मानो राधिका का रोम रोम गुस्से से सुलग उठा, मगर वह बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए खामोश होना पड़ा। वह कमरे से बाहर निकली ही थी कि पीछे से सीमा की आवाज़ आई, कितनी कड़वी ज़बान है भाभी की। तो कविता जी ने भी कहा, तभी तो इससे मन खट्टा हो चुका है मेरा, अब यह कुछ भी कर ले मेरी नज़रों में नहीं चढ़ेगी। सीमा के कड़वे शब्दों से राधिका का दिल जैसे शीशों की तरह टूट गया। उसके दिल में अब एक ही ख्याल आया कि बस अब और नहीं, आने दो राजीव को। राधिका चुपचाप खाना बनाने लगी और कुछ ही देर में राजीव भी आ गया। उसने सोचा कि राजीव कमरे में जाएगा, लेकिन उसे तो कविता जी ने बाहर ही रोक कर कहा, अरे राजीव, कमरे में कहाँ जा रहा है, तेरी बहन कब से तेरा इंतज़ार कर रही है। सीमा को देखकर राजीव ने चौंक कर कहा कि अरे सीमा, आज अचानक कैसे। तो कविता जी ने मुंह बिगाड़ कर कहा, अरे रक्षाबंधन नहीं आ रहा है क्या। फिर तो राजीव मुस्कुरा दिया, लेकिन खाने के बाद उन्होंने राजीव से कहा कि राजीव, ज़रा मेरे कमरे में आना, कुछ ज़रूरी बात है। यह सुनकर तो राधिका का माथा ठनक गया कि कमरे में बुलाकर ऐसी कौन सी बात करने वाली हैं, आखिर मेरे सामने क्यों नहीं कर सकती। जैसे ही राजीव अपनी माँ के कमरे में गया तो राधिका भी पीछे से दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कविता जी को तो यही लग रहा था कि राधिका रसोई में बर्तन धो रही है, मगर वह तो दरवाजे पर खड़ी थी। कविता जी ने राजीव से कहा, रक्षाबंधन के लिए क्या सोचा है, क्या देगा सीमा को। राजीव ने कहा, मम्मी, अभी तो नहीं सोचा है, राधिका से भी पूछता हूँ कि क्या लेना चाहिए।
यह सुनकर कविता जी की चेहरे को तान कर बोली, उससे पूछने की क्या ज़रूरत है? वह क्या मालकिन है घर की? मैं बताती हूँ क्या देना है। अरे गिफ्ट वही होना चाहिए जो किसी के काम आए। फिर तो राजीव ने वहीं पर बैठी सीमा को देखकर कहा कि सीमा, तुझे अपनी पसंद का चाहिए क्या? यह सुनकर सीमा ने अपनी माँ को देखा तो कविता जी बोली, इस बार तो इसको गिफ्ट में एसी दे दे। बेचारी गर्मी में बहुत परेशान होती है। इसकी सास ने नंद के आने पर अपने कमरे में तो एसी लगवा लिया, मगर बेचारी मेरी बेटी गर्मी में उलझती रहती है। अपनी माँ का तक सुनकर राजीव दंग रह गया, लेकिन अपनी बहन के सामने बोल नहीं पाया कि इतना तो बजट ही नहीं है, और चुपचाप चेहरा लटकाकर कमरे से बाहर आ गया। सीमा की डिमांड सुनकर राधिका के होश ही उड़ गए थे। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए महारानी इतने दिन पहले आ गई ताकि अपना एसी पक्का करवा सके। मैं भी देखती हूँ कि अब इसके घर एसी कैसे जाता है। हमेशा मेरे घर से जो भी आता है वह इस महारानी को उठाकर दे दिया जाता है। यहाँ तक कि मेरी बेटी के पैदा होने पर घर से माइक्रोवेव आया तो सासू माँ ने कितनी चालाकी से बिजली के बिल का बहाना बनाकर इसको दे दिया। लेकिन अब नहीं, अब इसे मैं अपने घर में डाका डालने नहीं दूंगी। अपने पति की जेब काटे, मेरे पति की नहीं। परेशान राजीव कमरे में आया तो पीछे से काम ख़त्म करके राधिका भी आ गई, और आखिरकार राजीव के मुंह से निकल ही गया, राधिका, मैं कब तक सीमा की डिमांड पूरी करूँगा? अब तो इसने हद कर दी। राखी पर एसी मांग रही है, मेरे कमरे में तो खुद एसी नहीं है। राजीव की मायूसी देखकर राधिका से रहा नहीं गया। यह तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए राजीव कि आखिर कब तक बहन की बात मानते रहोगे? वह तुम्हारी माँ के आड़ में बड़ी से बड़ी डिमांड पूरी करवा लेती है। अरे क्या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती? मगर हमारा बजट तुम्हारी बहन पे ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब कान खोलकर सुन लो, पहले एसी मेरे कमरे में लगेगी, उसके बाद बजट हुआ तो तुम्हारी बहन को मिलेगी, वरना राखी पर एक साड़ी और 2000 देकर चलता कर देना। यह सुनकर तो राजीव की आंखें चौड़ी हो गई। अरे राधिका, यह इतना आसान है क्या? तुम्हें पता नहीं कि मम्मा घर सर पर उठा लेगी। उनके लिए उनकी बेटी की ख्वाहिश सबसे ऊपर है। अब तो राधिका ने भी कह दिया, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी की ख्वाहिश ऊपर होनी चाहिए ना। तुम्हारी बेटी रात को गर्मी से बेहाल हो जाती है, क्या तुमको दिखाई नहीं देता? मेरे लिए ना सही, कम से कम अपनी बेटी के लिए तो यह बात बोल सकते हो। देख लो, इस बार भी तुम नहीं बोले तो मैं अपनी बेटी को लेकर मायके चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम्हारे घर में तो तुम्हारी माँ और बहन का गोड़ा राज चल रहा है। अब तो राजीव बुरी तरह फंस गया, एक तरफ बेटी और पत्नी, दूसरे तरफ माँ और बहन। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अगले दिन हिम्मत करके अपनी माँ से कहा, मम्मी, आपने कल एसी के लिए कहा था, लेकिन अगर मेरा इतना बजट ही ना हो तो क्या मैं अपने कमरे में एसी नहीं लगवा लेता? सारी रात गुड़िया गर्मी में परेशान रहती है, मगर तब भी मैं एसी की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा। भला सीमा को एसी कहाँ से दूंगा? बेटे की बात सुनकर तो कविता जी आग बबूला हो गई। अरे रक्षाबंधन कौन सा रोज़ रोज़ होता है? उस जरा सी लड़की के लिए तुझे एसी चाहिए? मुझे पता है ये आग तेरे मन में उस महारानी ने ही लगाई होगी। कविता जी की बात सुनते ही तो सीमा भी शुरू हो गई। भैया, मुझे कुछ नहीं पता, जो मैंने मांगा है वही चाहिए। अरे मैं तो अपने ससुराल में सबको धमकी देकर आई हूँ कि अब एसी के साथ ही वापस आऊँगी। मेरी सासू माँ ने अपनी बेटी के लिए अपने कमरे में एसी लगवा लिया, जबकि एसी की ज़रूरत मुझे थी। आपकी बहन के साथ इतना अत्याचार होता है ससुराल में, लेकिन आपको तो भाभी ने भड़का दिया है, तभी तो आप मना कर रहे हो। पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं किया।
सीमा की बातें सुनकर राजीव समझ गया कि सीमा यहाँ से एसी ले जाकर ससुराल में अपनी ठाक जमाना चाहती है। राधिका को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने सोचा कि पहले राजीव बात करे। राजीव दोनों की बातों से बौखला रहा था। वह कमरे में गया और तुरंत घर के सारे खर्चे का हिसाब किताब देखकर बजट का अंदाज़ा लगाने लगा तो राधिका आकर बोली, राजीव, तुम्हारी बहन बहुत दबाव बना रही है। यह अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी चिंता में नहीं देख सकती। मैं अभी जाकर तुम्हारी बहन से बात करती हूँ। राजीव ने राधिका का हाथ पकड़कर उसको रोकने की कोशिश की, मगर राधिका तनतनाते हुए कविता जी के कमरे में पहुँच गई। सीमा दीदी, आपको अपनी ज़रूरत तो मालूम है, लेकिन अपनी भतीजी की नहीं, जो सारी रात गर्मी से रोती रहती है। अरे, अगर इतने पैसे होते तो क्या मेरे कमरे में एसी नहीं लग जाती? कैसी बहन हूँ आप, जिसे अपने भाई के सुख दुख से मतलब ही नहीं है। आज राधिका ने पहली बार दोनों का डटकर सामना किया तो कविता जी के गले से यह बात उतरी ही नहीं। उन्होंने ज़ोर से दहाड़ते हुए कहा, साल में एक बार रक्षाबंधन आता है और तुझे भी तो केवल अपनी बेटी का ख्याल है, अपनी इकलौती नंद का नहीं। कविता जी का इतना कहना था कि राधिका सुलगकर अंगारा बन गई। क्या बात है सासू माँ, आप भी अपनी इकलौती बेटी का ख्याल करो और भाई भी अपनी इकलौती बहन का ख्याल रखे। यहाँ तक कि मुझे भी अपनी इकलौती नंद का ख्याल रखना पड़ेगा। मगर उस इकलौती जान का क्या, जो अपने बाप की अकेली बेटी है? क्या वह इकलौती नहीं है? मैं आपसे पूछती हूँ मम्मी जी, क्या आपको अपनी इकलौती पोती का फिक्र नहीं है? अरे, कल को वह बीमार हो गई तब क्या खर्चा नहीं होगा? आज तो सारा पैसा दीदी को एसी देने में खर्च कर दो, जिससे कल को मेरी बेटी इलाज के लिए भी तड़प जाए। अरे, आपकी आँखों में तो वह पहले ही कांटा बनकर चुभती रहती है। राधिका की बातों ने तो सीमा पर तेजाब सा काम किया, जिससे वो चीखकर ज़ोर ज़ोर से रोने का नाटक करने लगी। मम्मी, देख लो, यही कद्र है मेरी इस घर में। मैं क्या सोचकर आई थी और मेरे साथ क्या हो रहा है। भाभी क्या आई, मेरा तो भाई मेरा नहीं रहा। और यह घर भी। सीमा का ज़ोर ज़ोर से रोना सुनकर राजीव वहीं आ गया तो कविता जी ने कहा, देख कैसे पीछे पड़ गई है तेरी बहन के। इतनी मतलबी बहू तो मैंने कहीं नहीं देखी। माँ की बातें सुनकर तो अपनी बहन को रोते देखकर राजीव का दिल पिघल गया। वाह, तुरंत अपनी बहन के पास बैठकर उसके आंसू पोंछने लगा। यह देखकर राधिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत कहा कि राजीव, यह आंसू नकली हैं। अगर इनको अपने मायके से इतना प्यार होता तो अपनी भाभी की भी इज्जत करती। राजीव कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से राधिका की बेटी रोने की आवाज़ आई और राधिका अपने कमरे की तरफ भागी। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, अपने रोती हुई बेटी को गले से लगा लिया और थपथपाकर शांत करने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी राजीव का फ़ोन बजने लगा। देखो तो सीमा के पति का फ़ोन था और जैसे ही सीमा ने फ़ोन उठाया तो उसके पति राघव ने कहा, भाभी, कब से सीमा को फ़ोन कर रहा हूँ मगर वह उठा ही नहीं रही है। तो राधिका ने कहा कि जीजा जी, मैं अभी आपकी बात करवा देती हूँ। तो राघव बोला, नहीं, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लो। और उसके बाद राघव ने जो कहा उसे सुनकर तो राधिका के होश उड़ गए। फिर तो राधिका सीधी अपनी सासू माँ के कमरे में जाकर राजीव से बोली, राजीव, कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने अपनी बहन की डिमांड पूरी की तो मेरी भी करनी पड़ेगी। मुझे भी अपने कमरे में एसी चाहिए। राजीव ने चिल्लाकर कहा, अरे, इतना बजट नहीं है मेरा कि दो एसी खरीद सकूं। तो राधिका ने भी फिर से कह दिया, मैं अभी के अभी मायके जा रही हूँ और जब तक तुम्हारी बहन वापस नहीं जाएगी तब तक नहीं आऊँगी। और
मेरे आने पर मुझे अपने कमरे में एसी मिलनी चाहिए। यह सुनकर तो कविता जी और राजीव दोनों आंखें फाड़कर राधिका का देखते ही रह गए। कविता जी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुझे इतनी जलन है क्या अपनी नंद से? तू जाकर दिखा अपने मायके, मैं भी देखती हूँ तू कैसे जाती है। फिर तो राधिका ने आवाज़ ऊंची करके कहा, क्यों मम्मी जी, जब आपकी बेटी अपने नंद से बहस कर कर आ सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? यह घर पर कह कर आई है कि जब तक उनके कमरे में नई एसी नहीं लगेगी वह वापस नहीं जाएगी। जबकि जीजा जी ने कहा भी कि मम्मी के कमरे से निकाल कर तुम्हारे कमरे में लगा देते हैं, मगर इन्हें तो ज़िद है कि इनका नया एसी ही चाहिए। जब यह इतनी बेतुकी ज़िद कर सकती है तो मेरी ज़िद तो इनसे ज़्यादा जायज़ है, क्योंकि मेरी बेटी ठंडी हवा के लिए तरसती है और रात भर रोती रहती है। राधिका के मुंह से यह बात सुनकर सीमा का चेहरा तो सफ़ेद पड़ गया, मगर कविता जी चिल्लाई, तुझे किसने कह दिया? मेरी बेटी ससुराल में हिसाब किताब से चलती है, बेतुकी डिमांड तू करती है, ये नहीं। फिर तो राधिका ने बिना कुछ कहे हाथ में पड़े हुए फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया। फ़ोन पर सीमा के पति राघव थे, जो अब तक सब सुन रहे थे। राधिका ने कहा कि जीजा जी, सुन लिया ना आपने यहाँ क्या हो रहा है? दीदी की डिमांड वहाँ पूरी नहीं हुई तो यहाँ आकर पूरी करना चाहती हैं। यह देखकर सीमा के पाँव कांपने लगे और कविता जी के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। राजीव हैरान होकर कभी फ़ोन तो कभी राधिका को देख रहा था और उधर से राघव ने साफ कहा, सीमा, तुम सुन रही हो ना? अगर तुम्हारी वजह से राजीव का घर टूटा तो याद रखना, तुम इस घर में कभी वापस नहीं आओगी। जो बहन अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी भाभी का घर तोड़ दे, वो मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। अब तो सीमा को मानो काटो तो खून नहीं। अपने पति की बात सुनकर वह एकदम ठंडी पड़ गई। कविता जी सरपक के इधर उधर देख रही थी। एक फ़ोन कॉल ने ऐसा माहौल बदल दिया कि सब लोग हक्के बक्के रह गए थे। घबराहट में सीमा ने जल्दी से बैग और सूटकेस उठाया और टैक्सी बुक करने लगी। कविता जी के भी हाथ पांव फूल रहे थे कि कहीं बेटी का घर ना टूट जाए। टैक्सी आते ही अनन फनन में सीमा निकल गई। हर गलत बात में बेटी का साथ देने वाली कविता जी अब अपनी बहू से नज़र मिलाने लायक नहीं थी, क्योंकि आज उन्हें बहू के साथ साथ दामाद ने भी सबक सिखा दिया था। कमरे में जाकर राजीव ने कहा, तुमने अच्छा किया राधिका, आज तुम्हारे वजह से हम बच गए। अब एसी ज़रूर आएगी, मगर मेरी बेटी के लिए। फिर तो राधिका मुस्कुरा दी और राजीव ने उसे गले लगा लिया।